और अब खबरें तफसील से। मुंबई को मुल्क की इक्तिसादी राजधानी कहा जाता है। इसका शुमार मुल्क को आलम के अहम शहरों में होता है। इस शहर का अलग वक़ार है। मुंबई के हवाले से महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के मुतनाज़ा बयान पर शिवसेना समेत मुख्तलिफ गोशों से शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। दरअसल एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी कुछ ऐसी बात कह गए जो आईनी ओहदे और वक़ार के शाया निशान नहीं कही जा सकती। चार जानिब से तनकीदें होने पर भगत सिंह कोश्यारी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की तामीर और तरक्की में मराठी आवाम का सबसे ज्यादा ताउन है। कोश्यारी का कहना है कि उनका मकसद किसी के जज्बात को मजरूह करना या किसी की अहमियत को कम करना हरगिज नहीं था। उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लोगों से कहता हूं महाराष्ट्र में कि भाई महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई ठाणे यहां से गुजरातियों को निकाल दो और राजस्थानियों को निकाल दो तो तुम्हारे यहां कोई पैसे बचेगा ही नहीं। ये राजधानी जो है जो कहलाती है आर्थिक राजधानी कहलाएगी नहीं। तो इसका दूसरा अर्थ और दूसरा मतलब क्या निकल सकता है? सामने चुनाव है, आने वाले कुछ ही दिनों में पूरा महाराष्ट्र महापालिका हो, पालिका हो या अन्य सारी जो चुनाव आने वाले हैं, संस्थाएं, उनका चुनाव आने वाला है, उसमें पोलराइजेशन करने के लिए इन्होंने ये बात कही है। ऐसे सबका मानना है मराठी गैर मराठी जो हिंदू यहाँ है उनमें भेद करें, मराठी लोगों का अपमान करें। और जो भी मुंबई और ठाणा खास कर उनको पता है यहाँ सदियों से सारे लोग हिंदू इस रिश्ते से रह रहे हैं। और वहीं कांग्रेस लीडर नाना पटोले ने भी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मराठियों से माफी मांगने का मुतालबा किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है उसका हम निषेध करते हैं। उनको पता नहीं होगा, उनको महाराष्ट्र के बारे में उनको पूरी जानकारी भी नहीं होगी। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि इस राज्य में सभी राज्य के लोगों का सम्मान किया जाता है और उनके आधार पर उनको मदद भी की जाती है। और इसलिए जो राज्य परोपकारी है उसको इस तरह की राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती मारवाड़ी की वजह से महाराष्ट्र है, मुंबई है, इस तरह का जो वक्तव्य जो किया है, ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और देश के गृह मंत्री ने इसकी नोंद लेना चाहिए और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की जनता की माफी मांगना चाहिए। ये भूमिका कांग्रेस की। दिल्ली में एक्साइज डिपार्टमेंट के वजीर और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी पर हंगामे के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम गुजरात की तरह जहरीली शराब से दिल्ली में सानहा नहीं चाहते हैं, इसलिए दिल्ली के पुराने एक्साइज पॉलिसी बरकरार रहेगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी हुकूमत गुज़श्ता साल नई एक्साइज पॉलिसी लाई थी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने नई एक्साइज पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। अवैध अगर दिल्ली में लाइसेंस शुदा दुकानों की कमी होती है, अगर वैध तरीके से उपलब्ध शराब की कमी होती है तो नकली शराब का कारोबार बढ़ता है, वो इनको फायदा देता है। इसीलिए इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के दिल्ली सरकार के अफसरों को भी इतना डरा दिया है कि अब जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका कोई लाइसेंस करने को तैयार नहीं है। दुकानें जैसा मैंने बोला बहुत सारी खाली हुई, अरबी और भी होंगी, लेकिन इन्होंने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के अफसरों को इतना डरा दिया है कि अब कोई जो दुकानें खाली हो रही हैं उनका ठेका देने को, उनका ऑक्शन करने को, उनका टेंडर करने को तैयार नहीं है, उनकी नीलामी करने को तैयार। दिल्ली एक्साइज मसले पर दिल्ली से बीजेपी रुकन पार्लियामान ने न्यूज 18 उर्दू से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये जीत आवाम की जीत है। हुकूमत का काम शराब की तशहीर करना नहीं होता है। दिल्ली में एक बार फिर से पुरानी शराब नीति लागू कर दी गई है और नई शराब नीति को वापस ले लिया गया है। इसी पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा। सर, पहले नई शराब नीति लागू की गई, अब उसे वापस ले लिया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, लौट के बुद्धू घर को आए हैं। मैं तो यही कहूंगा कि
जो कल हुआ है दिल्ली की जनता की बहुत बड़ी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत है, हमारे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी जीत है कि उन्होंने जो संघर्ष किया था कि रिहायशी इलाकों में शराब के ठेके नहीं खुलेंगे, हमारे बच्चों को ये प्रमोट किया जा रहा था कि और शराब पीजिए, उनकी उम्र घटा दी गई थी। तो अरविंद केजरीवाल का जो खुद बच्चे हैं या उनके मंत्रियों के बच्चे हैं, क्या उनको बाकी दिल्ली में अपने बच्चे नहीं दिखाई दे रहे कि वो शराब को प्रमोट कर रहे हैं? एक सरकार का हमारे संविधान में कहा है कि सरकार का काम नहीं है कि वो शराब को प्रमोट करें, उसको बढ़ाने के लिए काम करें या कोई भी नीति लेके आए कि शराब की प्रमोशन हो। उनका काम है कि वो रेवेन्यू को बढ़ाएं, वो दिल्ली के उद्योगों को बढ़ाएं, दिल्ली के उद्योगपतियों को राहत दें, उनको हिम्मत दें ताकि वहां से रेवेन्यू आए। तो कल बहुत बड़ी जीत है हमारी, और अभी इसके पीछे कितना पैसा जो है इन्वॉल्व था, कितना रिश्वत दी गई, ये सारी बातें भी सामने आने वाली हैं। बात करने के लिए बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, जिनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल के घोटाले सामने आ रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब मनीष सिसोदिया को भी जेल जाना होगा। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली। वजीर आजम ने आज पहली ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास से खिताब किया। पीएम मोदी ने अदालती निज़ाम में इस्लाहात से मुताल्लिक अहम उमूर पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को मुल्क की अदालतों से उम्मीदें हैं। जिंदगी की आसानी के लिए इंसाफ भी जरूरी है और नजरअंदाज किए गए मसाइल को उठाना भी जरूरी है। ऑनलाइन समाज से निज़ाम इंसाफ में तेजी आई है। निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आप ही सुनिए। लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट्स में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार भी किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि देश में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा केसेस की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो चुकी है। करीब करीब 60 लाख केस हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में भी सुने गए हैं। कोरोना के समय हमने जिस विकल्प के तौर पर एडप्ट किया, वो अब व्यवस्था का हिस्सा बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले भी कई बार संवेदनशीलता दिखाई गई है। ऐसे कितने ही कैदी हैं जो कानूनी सहायता के इंतजार में वर्षों से जेलों में बंद है। हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज इन कैदियों को कानूनी सहायता देने का जिम्मा उठा सकती है। आज यहां देश भर से डिस्ट्रिक्ट जजेज आए हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी के चेयरमैन होने के नाते अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई में तेजी लाएं। वैसे मुझे बताया गया है कि नालसा ने इस दिशा में कैंपेन भी शुरू कर दिया है। मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं, आप सबको बधाई देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप लीगल एड के जरिए इस अभियान को सफल बनाएंगे। मैं बार काउंसिल से भी आग्रह करूंगा कि इस अभियान से ज्यादा लॉयर्स को जुड़ने के लिए प्रेरित करें। और वहीं सीजेआई एनवी रमन्ना का कहना है कि जिले अदालतों को मजबूत बनाना वक्त का तकाजा है। अदालती अमल को रफ्तार देने में जिले अदालतें इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। इंसाफ के हुसूल के लिए कोशां एक बड़ी आबादी सबसे पहले इन्हीं अदालतों का रुख करती है। The district judiciary is the backbone of the justice delivery system in the world's largest democracy. The district judicial officers are the first point of contact for much of the population. Public opinion about the judiciary is primarily based on their experience with the district judiciary. This casts a great responsibility on our shoulders. You must undertake multifaceted tasks and roles. You are the best placed to understand people's problems and social issues. Every progressive policy must find its base on a strong foundation. Strengthening the judiciary, district judiciary is the need of the hour. Without any doubt, the district judiciary is the driving force behind the legal aid movement. बेंगलुरु में एबीवीपी कारकुनों ने परवीन के कत्ल के खिलाफ एहतजाज किया। रियासती वजीर दाखिला अरेगा ज्ञानेंद्र की रिहाइशगाह के सामने एहतजाजी इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। उन्होंने वजीर दाखिला की रिहाइशगाह पर भी घुसने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और एबीवीपी के कारकुनों के बीच झड़पें भी हुई। पुलिस ने कुछ कारकुनों को हिरासत में भी लिया।
उधर फाजिल कत्ल केस में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। फाजिल के वालिद उमर फारूक का कहना है कि उनका लड़का सूरत कल गया था जहां उसे हलाक कर दिया गया। उमर फारूक ने मजीद कहा कि 2 दिन बीत चुके हैं लेकिन केस में पेशरफ्त की जानकारी उन्हें नहीं है। न किसी सियासतदान ने ही उनसे मुलाकात की जहमत अभी तक की है। बेटा इधर ही था, कोई दोस्त से बुलाया, बोले कि सूरत कल गए। सूरत कल गए एक माल में कोई पीछा किया कि मारा है। हम लाइन में था, हमको फोन आया थोड़ा से मारा है बोल के। बाद में देखते ये जो हॉस्पिटल के देख रहे हैं हमारा बेटा मर गया। मर के भी 2 दिन हो गया, अभी तक कोई क्या कौन पता किया मालूम नहीं है। वो जगह में सीसीटीवी फुटेज पूरा है, वो ये देख के हम लोग क्या बोल के न्यूज नहीं है। एसपी कमिश्नर से पूरा आ गया, 1 दिन के अंदर करता है, बोला 2 दिन हो गया, अभी तक कुछ बात नहीं, किसके भी बात नहीं, कोई ये नहीं उसके सवाल। बाद में हम लोग का मिनिस्टर का मालूम नहीं, इधर कर्नाटक का ऐसे नाम का उससे ये मंत्री है, कोई क्या आया नहीं है, क्या बात पूछने कुछ नहीं है। इधर के एमएलए वोट पूछने का था इलेक्शन टाइम, अभी तक नहीं आया। ये इसका नाम उमानाथ कोटे ने बोल की, तो अभी तक नहीं है, क्या बोल के पूछने नहीं है। इलेक्शन में आते हैं वो आके पूछ सकते हैं क्या हो गया बोल के, वो भी नहीं। हम लोग को जाति गीत मत नहीं है, हम लोग बस नहीं, वो हिंदू ये मुस्लिम ये क्रिश्चियन बोल नहीं है। ऐसे भी ये लोग जात करता है, ये वोट बैंकिंग। एमएलए को 5 साल है, 4 साल तक तो कुछ जगह नहीं रहता है इधर। और इस वक्त एक अहम खबर, समाजी कारकुन तीसरा से तलवाड़ की जमानत अर्जी मुस्तरद की जा चुकी है। गुजरात के साबिक डीजीपी श्री कुमार की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई है। सेशन कोर्ट ने अर्जी मुस्तरद की है, खारिज की है। एक बार फिर आपको बता दें कि समाजी कारकुन तीसरा से तलवाड़ की जमानत अर्जी मुस्तरद कर दी गई है और उनके साथ ही गुजरात के साबिक डीजीपी श्री कुमार की जमानत अर्जी भी मुस्तरद की जा चुकी है। अहमदाबाद से यह खबर आ रही है, सेशन कोर्ट ने अर्जी मुस्तरद की है। हालांकि जिस तरह से इन लोगों की गिरफ्तारी का अमल पेश आया था, उस वक्त इस पर काफ़ी सवालात खड़े हुए थे, क्योंकि जिस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग पहुंचे थे, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त रिमार्क्स दिया था और उसके बाद ही आनन फानन इनकी गिरफ्तारी अमल में आई थी। अब जब जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी, तब गुजरात के सेशन कोर्ट से यह खबर है कि गुजरात के साबिक डीजीपी श्री कुमार की जमानत अर्जी मुस्तरद कर दी गई है और साथ ही तीसरा से तलवाड़ की भी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। अहमदाबाद सेशन कोर्ट से ये खबर। इस्तकबाल है, कर्नाटक के साहली इलाकों में कत्ल मामले में कर्नाटक रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मसूद, परवीन नेट्टारो और फाजिल तीनों बेकसूर थे। तीनों नौजवानों का कत्ल अफसोसनाक है। चंद लोग फिरका वाराना हम आहंगी को खराब करने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत मसूद और फाजिल के घर वालों के लिए मुआवजे का ऐलान करें और गैर जानिबदाराना तरीके से कत्ल के वाक़यात की जाँच करें। मसूद का घर को गया था एक हफ्ता पहला और बहुत गरीबी हालत में मसूद का घर वाले, और वो बेल्लार है, वो एरिया बहुत कम्युनल हार्मनी का एक जगह है। वो हिंदू मुसलमानों का बीच वैसा क्या भी दुश्मनी नहीं था उधर। कुछ लोग होना करके ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करना, कम्युनल हार्मनी को ये करना और वायलेशन करना करके कुछ लोग मनमानी से कर रहे। और उसके बाद प्रवीण का ये हुआ। प्रवीण भी अच्छा लड़का है, मुझे मालूम है। उनका फ्रेंड हमारा मुस्लिम जमात का कुछ लोगों के साथ बहुत अच्छा मिलजुल कर रहे। प्रवीण भी वैसा क्या भी मुसलमानों का दुश्मनी नहीं कर रहे थे। और उसके बाद फाजिल का परसों ये हुआ फाजिल, और उसके साथ साथ दूसरा एक लड़का को भी अभी भी सीरियस है उन्होंने, ये जो हॉस्पिटल में लगातार रंगारंग मीटिंग हो रहे। डीसी के साथ मीटिंग हुआ कल परसों और एसपी के साथ मीटिंग हुआ। हमारा मंगलोर का पूरे लीडर सब मिलके ये कर रहे हैं। कुछ लोगों को ये होना ही है। मैं सबको हिंदू मुसलमान भाइयों से मेरा गुजारिश ये है, आपका जान खतरा में है। ये सियासत के लिए कुछ लोग ये कर रहे हैं, इसलिए ये हिंदू मुसलमानों का बीच ऐसा एक दुश्मनी पैदा करने को कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। उनको हराना ज़रूरी है। अभी तो फाजिल और मसूद को भी, उनका फैमिली को भी यह कॉम्पनसेशन मिलना ज़रूरी है।
और मैं सीएम साहब से भी गुजारिश करूंगा, गवर्नमेंट से भी गुजारिश करूंगा, और उसके साथ साथ पुलिस से मेरा गुजारिश ये है, इम्पार्शल ये इंक्वायरी होना ज़रूरी है। ये तो धर्म का और एक कास्ट का ये नहीं है, हर एक कास्ट को, हर एक धर्म को भी इधर इंसाफ मिलना ज़रूरी है। इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम करेंगे करके मुझे भरोसा है, करना ज़रूरी है। वही मुझे उसका ये वजह मालूम नहीं है, अभी पुलिस इंक्वायरी चल रहा है। जो भी है, गरीबों का 3 गरीब लोगों का ये मर्डर हुआ है, वो तो हमें बहुत उसका खंडन भी करता हूँ। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने नई उर्दू पंजाबी टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसी के नफाज पर सवालिया निशान उठाया है। दिल्ली MIM के सदर कलीमुल हफीज का कहना है कि गलत पॉलिसी की वजह से जिन टीचिंग उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी हुई है, इसके लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को माफ़ी मांगनी चाहिए और जिन उम्मीदवारों की तकर्री इस गलत पॉलिसी की वजह से नहीं हो पाई है, उनकी तकर्री की जानी चाहिए। इतना कहना है कि इस पॉलिसी में जो गलती थी वो सरकार ने मान ली, सरकार ने अपनी भूर सुधार की। अब सवाल ये है कि 2017 में भी गलती हुई थी और 2022 में भी हुई। 5 सालों से वो तमाम बच्चे जिनको उर्दू टीचर नहीं मिल पाए, उनका भरपाई कौन करेगा? वो टीचर जिन्होंने 2022 में भी इम्तिहान दिया, उनकी क्या कसूर है आपकी गलती नीति की चलते? इसलिए उनको उन्हीं इम्तिहान पे, जो कि आपकी एजेंसी ने उनका इम्तिहान लिया है, वो सीटेट क्वालिफाइड हैं, बीएड क्वालिफाइड हैं, उनको उन्हीं आधार पर मेरिट बनाकर उनकी नियुक्ति की जाए। अगर उसके बाद भी कुछ वैकेंसीज बच जाएं तो उसके लिए आप आइंदा वैकेंसीज इनवाइट करें और फिर उनकी नियुक्तियां करें। एक और बात है, चूंकि ये सरकार तालीम के मामले में अपनी पीठ थपथपाती है और इसने इतना बड़ा भेदभावपूर्ण नीति बनाई थी, इसके लिए अरविंद केजरीवाल माफी मांगे ताकि वो उन बच्चों का, जो टीचरों का नुकसान हुआ है, वो कुछ तो उसका कफ्फारा अदा हो सके। कानपुर में जमीयत उलमा हिंद के रियासती नायब सदर अमीनुल हक उसामा कासमी ने कानपुर के रिजविया रोड पर वाक़ई जमीयत बिल्डिंग में मुहर्रम के सिलसिले में एक मीटिंग का इनेकाद किया, जिसमें शहर की तंजीम के जिम्मेदारान और उलमाए कराम ने शिरकत की। मौलाना अमीनुल हक ने कहा कि मुहर्रमुल हराम के हवाले से लोगों को हुकूमती हिदायत पर अमल करना चाहिए। कानपुर शहर में मुहर्रम के मौके पर एक तारीखी जुलूस निकलता है, लेकिन इस बार कानपुर में 3 जून के तशद्दुद के बाद जुलूस नहीं निकालने का फैसला किया गया है। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने जमीयत उलमा के रियासती नायब सदर से इस सिलसिले में खुसूसी बातचीत की। उत्तर प्रदेश जमीयत उलमा हिंद के उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आज उन्होंने एक मीटिंग रखी है, उसमें उलमाओं की शिरकत होगी, जिसमें यह तय होगा कि मुहर्रम को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं और मुहर्रम में कैसे क्या होगा। हमारे साहब, किस तरह से आज ये मीटिंग में आप जो बातें करेंगे, क्या होगा? सबसे पहले तो कल से हमारा नया साल शुरू हो रहा है मुहर्रम से। हम तमाम मुसलमानों को और सारे देशवासियों को नए साल की मुबारकबाद देते हैं। सब जानते हैं मुहर्रम के महीने में इस्लाम के दूसरे खलीफा सैयदना हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई और नवासे रसूल शहीद करबला सैयदना हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु इस महीने में शहीद हुए। इस ताल्लुक़ से पूरे शहर में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते हैं, जुलूस निकलते हैं, लोग अलग अलग अपने अपने इलाकों में प्रोग्राम करते हैं। आज के हालात में जमीयत की तरफ से शहर के और प्रदेश के मुसलमानों से हम ये अपील कर रहे हैं कि इस मौके पर सारे काम करें, जितने धार्मिक मजहबी काम होते हैं सब करें, उसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। अगर कोई आपके किसी मजहबी काम में आपको रोकने की कोशिश करता है तो जमीयत के जिम्मेदारों को इत्तला करें। जमीयत उलमा हर तरह से आपके साथ है, लेकिन साथ ही ये कोशिश करें कि कोई भी ऐसा काम ना होने पाए जिससे आपके इलाके का या शहर का, प्रदेश का माहौल बिगड़े, और कोई भी काम कानून के खिलाफ न करें। और किसी भी धर्म की मुहज़्ज़ब मुक़द्दस शख्सियात हों या किसी मसलक की मुक़द्दस शख्सियात हों, किसी के बारे में भी कोई ऐसी बातें खुफिया मजलिसों में या खुले प्रोग्रामों में ऐसी बातें न की जाए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। एक ये मसला है कि कानपुर में एक बहुत ही कदीमी जुलूस मुहर्रम के मौके पर निकलता था, उसके जो है 3 जून को जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के इस बार जुलूस नहीं निकलेगा, तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आप लोगों तक आ रही हैं, लोगों की जो बात? मैं समझता हूं कि इस तरह के जुलूस से शहर के माहौल को किसी तरह का कोई खतरा। दिल्ली पुलिस ने पॉपुलर फ्रंट के मुजवजा प्रोग्राम को मुस्तरद कर दिया है। अब पॉपुलर फ्रंट 15 अगस्त के बाद दिल्ली में सेव रिपब्लिक प्रोग्राम करेगा। कि आज ही तकरीबन 2:30 बजे, इसी वक्त जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, शायद इस वक्त आप
अंबेडकर भवन होते, जो कि झंडे बालान के अंदर है। अंबेडकर भवन में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने जा रही थी आज के दिन। ये कॉन्फ्रेंस का उन्वान था सेव द रिपब्लिक, सेव द रिपब्लिक। ये सेव द रिपब्लिक वही प्रोग्राम है जिसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पूरे मुल्क के अंदर 26 जनवरी 2022 से लेकर के 15 अगस्त 2022 तक करने जा रही है। क्योंकि दिल्ली में अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, इसलिए उसका प्रोग्राम हमने अंबेडकर भवन में तय किया था। लास्ट नाइट, कल तकरीबन 10 बजे रात में हमारे पास एक लेटर आता है दिल्ली पुलिस की तरफ से। अटेंशन प्लीज, आप लोग ध्यान दीजिए। दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एक लेटर आता है और इस लेटर के अंदर रिगार्डिंग पब्लिक प्रोग्राम एट अंबेडकर भवन बाय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ऑन 30 जुलाई 2022 करके है। उसमें हमें ये इन्फॉर्म दिया गया है कि योर इंटीमेशन रिगार्डिंग पब्लिक प्रोग्राम एट अंबेडकर भवन बाय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1430 hours to 1800 hours on 30th July 2022 has been considered, but due to law and order and traffic reason, permission for the above mentioned program is hereby rejected. और आगे बढ़ते नेटवर्क 18 ट्रैकुलर न्यूज़ 18 नेटवर्क और ट्रू कॉलर दिल्ली पुलिस के साथ इट्स नॉट ओके रन टू एम्पावर का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मकसद हिरासानी का सामना कर रही ख्वातीन की कॉल इट आउट करने के लिए हौसला अफजाई की जाएगी। और ये पैगाम दूर दूर तक पहुंचाना है कि अवामी मकामात और समाज में ख्वातीन अपनी जगह बनाने के लिए पुरअज़्म है। ये आइकॉनिक रन इट्स नॉट ओके GPS मैप 8 की तश्कील करेगा। इस रन को नई दिल्ली के नेहरू पार्क से सुबह 5 बजे झंडा दिखाकर रवाना किया जाएगा। इसे 31 जुलाई को न्यूज़ 18 उर्दू पर लाइव देखेंगे। हमारे साथ जुड़ें और जिनसी हरासानी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। कॉल इट आउट बिकॉज इट्स नॉट ओके। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।